चेतावनी, यह कहानी केवल 18+ श्रोताओं के लिए है। इसमें रोमांटिक सुपरनैचुरल तत्व, भावनात्मक तीव्रता और सांकेतिक इम्प्लाइड दृश्य शामिल हैं। कमजोर दिल वाले, नाबालिग और आसानी से प्रभावित होने वाले श्रोता कृपया इसे न सुनें। ये एक काल्पनिक कहानी है, किसी वास्तविक घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। रात के 11:15 बजे थे और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली NH3 पर सिर्फ एक ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, कोई ढाबा नहीं, बस सड़क के दोनों तरफ घना सागौन का जंगल और उसके ऊपर एक अजीब तरह की चुप्पी जो सिर्फ इंजन की आवाज से टूटती थी। ट्रक चला रहा था विक्रांत, उम्र 27 साल, कद काठी मजबूत, चेहरे पर उस थकान की परत जो हफ्तों की लगातार ड्राइविंग से आती है। विक्रांत का पूरा नाम विक्रांत पवार था। इंदौर के पास एक छोटे से गांव का लड़का जो पिछले 5 साल से इसी रूट पर मालवाहक ट्रक चला रहा था। इंदौर से नागपुर, नागपुर से इंदौर। घर में बूढ़ी माँ थी और एक सपना था कि किसी दिन अपना ट्रक खरीदेगा। शादी नहीं हुई थी अभी। गांव वाले पीछे पड़े थे कि उम्र निकली जा रही है, पर विक्रांत हमेशा टाल देता था। कहता था, अभी टाइम नहीं है माँ, पहले ट्रक का लोन तो उतर जाए। आज पूर्णिमा की रात थी, आसमान साफ था और चांद इतना बड़ा और इतना करीब लग रहा था जैसे सड़क के ठीक ऊपर लटका हो। विक्रांत को यह रूट अच्छी तरह पता था। बैतूल के बाद जंगल शुरू होता था और अगले 45 किलोमीटर तक न कोई गांव था, न कोई ढाबा, न कोई मोबाइल नेटवर्क। ड्राइवर लोग इस हिस्से को सन्नाटे वाला पट्टा कहते थे। ज्यादातर लोग कोशिश करते थे कि इस स्ट्रेच को दिन में पार करें, पर विक्रांत का लोड लेट हो गया था और कंपनी वाले सुबह तक डिलीवरी मांग रहे थे। रेडियो पर गाना बज रहा था धीमी आवाज में, बस साथ के लिए। विक्रांत को पता नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जंगल गहरा होता गया, पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट में अजीब आकार बनाती रहीं। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो। हालांकि आसमान बिल्कुल साफ था। विक्रांत ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया, ताजी हवा के लिए, और तभी उसे एक खुशबू महसूस हुई। कोई फूल था, ऐसा फूल जो उसने पहले कभी नहीं सूंघा था। मीठा, गहरा, लगभग नशीला। खुशबू इतनी तेज थी कि विक्रांत ने अपने आप एक्सीलेटर से पैर हल्का कर लिया। तभी उसे सड़क किनारे कुछ दिखा। एक औरत खड़ी थी, अकेली, इस सुनसान जंगल के बीचों बीच, आधी रात को, बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी और इंसान के आसपास। विक्रांत ने ब्रेक धीरे धीरे दबाए, गाड़ी की रफ्तार कम की, पर रुका नहीं। 5 साल के ड्राइविंग अनुभव ने उसे सिखाया था कि रात को सुनसान सड़क पर अजनबियों के लिए रुकना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास आया, उसने उस औरत को साफ देखा और उसके हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। औरत ने गहरे मरून रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके पल्लू पर सोने के तार से बुनाई थी जो हेडलाइट में चमक रही थी। बाल खुले थे, कमर तक लंबे, काले और हवा में हल्के से लहरा रहे थे। हालांकि उस पल हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसका चेहरा, विक्रांत ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था। बड़ी बड़ी आंखें जो हेडलाइट की रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे किसी बिल्ली की आंखें रात में चमकती हैं। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जो न पूरी तरह दोस्ताना थी, न पूरी तरह अजनबी। विक्रांत ने ट्रक रोक दिया। बाद में जब वह इस पल को याद करने की कोशिश करता, तो उसे कभी समझ नहीं आया कि उसने ब्रेक क्यों दबाए। हर सिखाई हुई बात, हर एहतियात, हर रात को मत रुकना वाली नसीहत, सब कुछ उस एक पल में गायब हो गया था। जैसे उस औरत की आंखों ने उसके दिमाग से हर डर मिटा दिया हो। कहाँ जाना है? विक्रांत ने खिड़की से पूछा। आवाज में हल्की कंपी थी, जिसे उसने छुपाने की कोशिश की। औरत करीब आई। उसके पैरों की आहट नहीं हो रही थी, जैसे वह जमीन को छू ही नहीं रही हो। बहुत दूर नहीं, उसने कहा। आवाज ऐसी थी जैसे कई आवाजें एक साथ मिलकर बोल रही हों। मुलायम, पर उसमें एक गूंज थी जो सामान्य नहीं थी। अगले मोड़ तक छोड़ दोगे? विक्रांत ने दरवाजा खोल दिया। औरत ट्रक में बैठी। उसके बैठते ही केबिन में वही मीठी नशीली खुशबू भर गई, इतनी तेज कि विक्रांत को हल्का चक्कर सा महसूस हुआ। उसने अपना नाम पूछा। मीरा, औरत ने कहा और मुस्कुराई। और तुम्हारा नाम विक्रांत है ना? विक्रांत चौंका। उसने अपना नाम नहीं बताया था। तुम्हें कैसे पता? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां जंगल पीछे छूटता जा रहा था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो विक्रांत, ये मुझे पता है। बहुत कम लोग रुकते हैं जब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ। कई बार खड़ी होती हो यहाँ? बहुत बार, मीरा ने कहा, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो विक्रांत को अजीब तरह से उदास कर गया। बहुत लंबे समय से। अगले 15 मिनट तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। बस इंजन की आवाज और रेडियो का हल्का संगीत साथ था। विक्रांत बार बार उसे देख लेता, चोरी चोरी, और हर बार उसे लगता कि मीरा पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है, जैसे उसकी सूरत रोशनी के साथ बदल रही हो। अगला मोड़ आ गया,
विक्रांत ने कहा गाड़ी धीरे करते हुए। यहीं उतरोगी? मीरा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो लगभग इंसानी लगा। एक झिझक, एक अकेलापन। अगर मैं कहूं कि मुझे कहीं नहीं जाना तो? विक्रांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक बिल्कुल रोक दिया। मतलब यह कि मुझे बस थोड़ी देर किसी का साथ चाहिए था, मीरा ने कहा। उसकी आवाज अब बहुत नरम थी। बहुत सालों से मैं अकेली हूं विक्रांत। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे डरकर नहीं बल्कि अलग तरह से देखा। बाहर जंगल पूरी तरह खामोश था। न झींगुर की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस चांद की रोशनी जो अब पहले से भी ज्यादा तेज लग रही थी। ट्रक के केबिन में सीधी उतर रही थी, मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी और उसे किसी और ही दुनिया की लगने लगी थी। विक्रांत को पता होना चाहिए था कि कुछ गलत है। 5 साल के ड्राइविंग अनुभव ने उसे बहुत कुछ सिखाया था कि सुनसान सड़कों पर अजीब चीजें होती हैं, कि गांव के बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते थे कि पूर्णिमा की रात जंगल के रास्तों से बचना चाहिए। उसकी माँ ने भी एक बार कहा था, बेटा कभी रात को कोई अकेली औरत सड़क किनारे मिले तो मत रोकना गाड़ी। कुछ चीजें इंसान के भेस में नहीं होती। पर उस वक्त उस केबिन में उस खुशबू और उस चांदनी के बीच विक्रांत को कुछ याद नहीं आया। सिर्फ मीरा की आंखें याद रहीं जो उसे अपनी तरफ खींच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य डोर हो। तुम कहां से हो मीरा? उसने पूछा। आवाज में अजीब सी घबराहट और बेचैनी दोनों थी। मीरा मुस्कुराई और इस बार उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो चांद की रोशनी में चमक उठा, कुछ जो बिल्कुल इंसानी नहीं था। यहीं से, इसी जंगल से मैं यहीं रहती हूँ बहुत लंबे समय से, पेड़ों के बीच, चांदनी में, उन लोगों की यादों में जो कभी यहाँ से गुजरे थे। विक्रांत को समझ नहीं आया इसका मतलब, पर उस पल उसने पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की। मीरा का हाथ उसके हाथ पर आया, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। फिर भी उस स्पर्श में कुछ ऐसा था कि विक्रांत का पूरा शरीर कांप उठा, पर डर से नहीं। मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी देर रहना है विक्रांत, मीरा फुसफुसाई। उसका चेहरा बहुत करीब था। उसकी सांसों से वही मीठी नशीली खुशबू आ रही थी। सिर्फ आज की रात, सिर्फ इस पूर्णिमा की रात। बाहर जंगल में हवा अचानक तेज हो गई, पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं। हालांकि केबिन के अंदर सब कुछ शांत था। चांद की रोशनी और तेज हो गई, इतनी तेज कि पूरा जंगल एक अजीब से नीले सफेद रंग में नहा गया। विक्रांत ने ट्रक की लाइट बंद कर दी। उस रात NH3 के उस सुनसान मोड़ पर, जंगल की गहराई में, चांदनी और उस अनजान खुशबू के बीच, विक्रांत पवार ने अपनी जिंदगी का वह फैसला लिया जिसने उसकी हर आने वाली रात को बदल दिया। मीरा के स्पर्श में कुछ ऐसा जादू था कि हर डर, हर एहतियात, हर सवाल पिघल गया और बचा सिर्फ वह पल, वह चांदनी और वह औरत जो शायद औरत नहीं थी। जब विक्रांत की आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें विंडशील्ड से अंदर आ रही थीं। वह अकेला था, सीट के दूसरी तरफ कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं। विक्रांत हड़बड़ाकर उठा, इधर उधर देखा, मीरा कहीं नहीं थी। उसने सोचा शायद यह एक सपना था, एक बहुत ही जीता जागता, असली लगने वाला सपना। उसने अपने कपड़े देखे, अपने हाथ देखे, कुछ भी असामान्य नहीं था सिवाय एक चीज के। उसकी शर्ट की जेब में, जहां पहले कुछ नहीं था, अब एक सूखा हुआ फूल पड़ा था, मरून रंग का, अजीब सी बनावट वाला, ऐसा फूल जो विक्रांत ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने फूल को उठाया, उसकी खुशबू सूंघी, वही मीठी नशीली खुशबू, हल्की सी पर पहचानी हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रांत ने ट्रक स्टार्ट किया, अपने कांपते हाथों को छुपाने की कोशिश करते हुए। बैतूल पहुंचकर उसने चाय की दुकान पर रुककर ढाबे वाले बुजुर्ग से पूछा, बाबा यहाँ जंगल में कोई औरत रहती है क्या, अकेली? बुजुर्ग का हाथ चाय के गिलास पर रुक गया। उसने विक्रांत की तरफ ऐसे देखा जैसे किसी भूत को देख लिया हो। पूर्णिमा की रात को रुके थे क्या बेटा? विक्रांत का गला सूख गया। उसने सिर हिलाया हल्के से। बुजुर्ग ने अपनी चाय की केतली नीचे रख दी, आवाज बहुत धीमी कर ली, जैसे कोई और सुन न ले। उस रास्ते पर बहुत सालों से एक कहानी चलती है बेटा, बहुत पुरानी, अंग्रेजों के जमाने की भी नहीं, उससे भी पुरानी। बोलते हैं वहां एक यक्षिणी रहती है, सागौन के सबसे बड़े पेड़ के नीचे उसका बसेरा है बरसों से। यक्षिणी? विक्रांत ने फुसफुसाकर पूछा, जैसे यह शब्द बोलने से भी कुछ बुरा हो जाएगा। हाँ, हर पूर्णिमा को दिखती है। जो भी उसे देखता है उसका दिल उसकी तरफ खींच जाता है। ये उसकी माया है बेटा, इंसान का बस नहीं चलता। कहते हैं जो एक बार उससे मिल लेता है वह उसका हो जाता है हमेशा के लिए। हर पूर्णिमा वह वापस बुलाती है। विक्रांत के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। बाबा, अगर कोई न जाए वापस तो? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और उसकी नजरों में कुछ ऐसा दर्द था जो सालों के अनुभव से आया लगता था। कोई नहीं बचा बेटा,
जिसने ना जाने की कोशिश की हो और बच पाया हो। मेरा अपना भतीजा था, 10 साल पहले ट्रक ड्राइवर था, तुम्हारी तरह उसी रास्ते से गुजरता था। एक रात मिला उससे, फिर हर पूर्णिमा जाने लगा। 1 साल बाद बुजुर्ग की आवाज टूट गई। 1 साल बाद वह वापस नहीं आया। हमने बहुत ढूंढा, ट्रक मिला, सागौन के जंगल में खड़ा, इंजन बंद, दरवाजा खुला, वह कभी नहीं मिला। विक्रांत का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तुम अपने घर जाओ बेटा, बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज में सच्ची फिक्र थी। इस रूट पर मत आना अब, और अगर आना ही पड़े तो पूर्णिमा की रात कभी अकेले मत निकलना, कभी गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी दिखे, कोई कितना भी खूबसूरत क्यों न लगे। विक्रांत ने सिर हिलाया, पर उसके अंदर कुछ और ही हो रहा था। जब उसने वह फूल दोबारा जेब से निकाला, जब उसने उसकी खुशबू सूंघी, तो उसके अंदर डर से भी ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी उठी। मीरा को दोबारा देखने की, उसकी आवाज दोबारा सुनने की, उस चांदनी में दोबारा खोने की। वह जानता था कि यह गलत है। वह जानता था कि हर आने वाली पूर्णिमा उसे उसी सागौन के जंगल की तरफ खींचेगी, कि वह बुजुर्ग की चेतावनी को याद रखेगा और फिर भी नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि मीरा की आंखों में जो कुछ था वह डर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। विक्रांत ने ट्रक स्टार्ट किया, नागपुर की तरफ बढ़ा, पर उसका दिमाग अगली पूर्णिमा की तारीख गिनने लगा था। 22 दिन बाद। उसे नहीं पता था कि मीरा असल में कौन थी, कहां से आई थी और क्यों सिर्फ उसे ही चुना था। उसे नहीं पता था कि उस सागौन के पेड़ के नीचे सदियों से कितने ड्राइवरों के नाम, कितनी कहानियां दफन थीं। उसे नहीं पता था कि हर पूर्णिमा की मुलाकात के साथ कुछ उससे लिया जा रहा था, कुछ ऐसा जो वापस नहीं आता। 22 दिन बाद, अगली पूर्णिमा की रात, विक्रांत का ट्रक फिर उसी NH3 पर था, फिर उसी सन्नाटे वाले पट्टे की तरफ बढ़ रहा था। और इस बार उसके दिल में डर नहीं, एक अजीब सी बेताबी थी। जंगल में सागौन के सबसे पुराने पेड़ के नीचे चांदनी में कोई 22 दिन विक्रांत के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। दिन में वह अपने रोज के काम करता रहा, ट्रक लोड करना, इंदौर से नागपुर के फेरे लगाना, कंपनी के मालिक से बहसबाजी करना जब पेमेंट लेट होती। पर रात होते ही उसका दिमाग बार बार उसी सागौन के जंगल में पहुंच जाता, उसी चांदनी में, मीरा की आंखों में। वह अपने कमरे में अकेला लेटा लेटा उस सूखे फूल को हाथ में लिए रहता, उसकी हल्की सी बची हुई खुशबू सूंघता, और हर बार उसका दिल उसी बेचैनी से भर जाता। उसकी माँ ने 2 बार पूछा, बेटा तबीयत ठीक है ना? कुछ खोया खोया रहता है आजकल। विक्रांत हर बार मुस्कुराकर टाल देता, कुछ नहीं माँ, बस थकान है। पर सच ये था कि वह बैतूल वाले बुजुर्ग की बात नहीं भूल पाया था। 1 साल बाद वह वापस नहीं आया। ये वाक्य उसके कानों में गूंजता रहता, खास तौर पर रात को जब नींद नहीं आती। फिर भी हर बार जब उसने खुद से वादा किया कि अगली पूर्णिमा वह उस रास्ते से नहीं जाएगा, कोई दूसरा रास्ता लेगा चाहे जितना लंबा हो, हर बार वह वादा चांदनी की याद के आगे टूट जाता। 22वें दिन शाम होते होते विक्रांत ने अपना ट्रक निकाला। उसने खुद से कहा कि वह सिर्फ अपना रोज का डिलीवरी रूट ले रहा है, कि इसका मीरा से कोई लेना देना नहीं है। पर जैसे ही उसका ट्रक बैतूल पार करके सागौन के जंगल की तरफ बढ़ा, उसके हाथ अपने आप स्टीयरिंग कसकर पकड़ने लगे। दिल की धड़कन तेज हो गई और वह जानता था कि वह खुद से झूठ बोल रहा है। रात के 10:30 बजे विक्रांत उसी मोड़ पर पहुंचा जहां पिछली पूर्णिमा को मीरा मिली थी। आसमान में चांद फिर से अपने पूरे आकार में चमक रहा था और जंगल में वही अजीब सन्नाटा था, वही नमी भरी हवा, वही मीठी खुशबू जो दूर से ही उसके नथुनों तक पहुंचने लगी थी। इस बार मीरा सड़क किनारे नहीं खड़ी थी। विक्रांत ने ट्रक धीमा किया, इधर उधर देखा। दिल में अजीब सी निराशा और डर दोनों उठे। क्या वह गलत रात आ गया था? क्या मीरा सिर्फ एक सपना थी, जैसा उसने खुद को समझाने की कोशिश की थी? तभी जंगल के अंदर से बहुत गहराई से उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी की हल्की सी गुनगुनाहट, कोई पुराना लोकगीत जिसके बोल विक्रांत को समझ नहीं आए, पर जिसकी धुन उसके सीने में कहीं गहरे उतर गई। विक्रांत ने ट्रक साइड में रोका, इंजन बंद किया। उसे पता था कि यह पागलपन है, किसी अजनबी आवाज के पीछे सुनसान जंगल में जाना, वह भी आधी रात को। पर उसके पैर खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जंगल के अंदर चांदनी अजीब तरह से छनकर आ रही थी। पेड़ों के पत्तों के बीच से जमीन पर चांदी जैसे धब्बे बना रही थी। विक्रांत उस गुनगुनाहट की दिशा में चलता गया। 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम, और तभी उसे वह सागौन का पेड़ दिखा जिसका जिक्र बैतूल वाले बुजुर्ग ने किया था। यह पेड़ बाकी सब पेड़ों से अलग था, बहुत पुराना, बहुत मोटा तना, इतना बड़ा कि 3 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं पाते। उसकी जड़ें जमीन से ऊपर उठकर अजीब आकार बना रही थीं, जैसे किसी बहुत बड़े जीव की उंगलियां जमीन पकड़े हुए हों। और उसी पेड़ के नीचे चांदनी में नहाई हुई मीरा बैठी थी। आज उसने सफेद साड़ी पहनी थी जिस पर चांदनी इस तरह पड़ रही थी कि वह खुद जैसे हल्की सी चमक रही हो। उसके बाल खुले थे, कंधों पर बिखरे हुए,
और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो विक्रांत को पिछले 22 दिनों से हर रात याद आती रही थी। आ गए, मीरा ने कहा। उठते हुए उसकी आवाज में एक अजीब सी संतुष्टि थी। मुझे यकीन था कि तुम आओगे। विक्रांत की सांसें अटक गईं। मीरा, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में हो या सिर्फ एक सपना। मीरा हंसी, और उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो जंगल के हर कोने में गूंज गया, हवा में झनझनाहट सी पैदा कर गया। मैं उतनी ही सच हूं जितने तुम। विक्रांत, शायद उससे भी ज्यादा पुरानी, ज्यादा सच्ची। वह उसके करीब आई और विक्रांत को फिर से वही ठंडक महसूस हुई जो पहली रात उसके स्पर्श से आई थी। पर इस बार उसमें कुछ और भी था, एक अजीब सी खिंचाव की ताकत, जैसे उसका पूरा शरीर मीरा की तरफ खिंचता जा रहा हो, उसकी अपनी मर्जी के बावजूद। बैतूल में एक बुजुर्ग मिला था मुझे, विक्रांत ने हिम्मत करके कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, तुम यक्षिणी हो। मीरा की मुस्कान थोड़ी बदल गई, अब उसमें एक उदासी भी शामिल हो गई थी, कुछ ऐसा जो सदियों की तन्हाई से आया लगता था। उस बुजुर्ग ने सच कहा, हाँ विक्रांत, मैं यक्षिणी हूँ, इस जंगल की, इस सागौन के पेड़ की, बहुत सालों से। कितने साल? विक्रांत ने पूछा, हालांकि उसे डर था जवाब सुनने से। गिनती भूल चुकी हूँ, मीरा ने कहा। उसकी नजरें दूर कहीं खो गईं, जैसे वह वक्त के किसी बहुत गहरे कुएं में झांक रही हो। सदियां बीत गई हैं विक्रांत। पहले मैं इंसान थी, एक व्यापारी की बेटी जो इसी रास्ते से गुजरने वाले काफिलों के बीच पली बढ़ी। मुझे एक राजकुमार से प्रेम हो गया था जो इसी जंगल से होकर अपने राज्य लौटता था, पर उसने मुझे धोखा दिया, मुझसे प्रेम की कस्में खाईं, फिर किसी और राजकुमारी से ब्याह कर लिया। मैंने अपनी जान इसी सागौन के पेड़ के नीचे दे दी, अपने दुख और गुस्से में, और तब से उसने अपनी आंखें बंद की। तब से मैं यहीं बंधी हूँ, न पूरी तरह मरी न पूरी तरह जिंदा, सिर्फ इंतजार करती हूँ। किसका इंतजार? मीरा ने उसकी आंखों में देखा, और उस नजर में कुछ ऐसा था जिसने विक्रांत की रूह तक को हिला दिया। किसी ऐसे का जो मुझसे सच्चा प्रेम करे, जो मुझे धोखा न दे। एक साथी का, विक्रांत, इस अनंत तन्हाई में। विक्रांत का दिल दर्द से भर गया। उसे मीरा पर तरस आने लगा, और साथ ही एक अजीब सी चाहत भी कि वह इस अकेली दुखी आत्मा का दर्द कम कर सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ मीरा, जितनी देर भी मैं यहाँ हूँ। मीरा की आंखों में कुछ चमका, खुशी या शायद कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा खतरनाक। तुम बहुत भोले हो विक्रांत पवार, पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना। उस रात सागौन के पेड़ के नीचे, चांदनी और उस अजीब खुशबू के बीच, विक्रांत फिर से मीरा के जादू में खो गया। इस बार वह डरा नहीं, हिचकिचाया नहीं, उसने खुद को पूरी तरह उस पल के हवाले कर दिया, उस प्रेम के जो सदियों पुराना था और फिर भी नया लग रहा था। घंटों बीत गए, चांद अपने रास्ते पर आगे बढ़ता गया, और जंगल की गहराइयों में सिर्फ दो साएं एक दूसरे में खोए रहे। जब विक्रांत की आंख खुली, वह अपने ट्रक की सीट पर था। सूरज की किरणें विंडशील्ड से अंदर आ रही थीं, पर इस बार कुछ अलग था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह थका हुआ महसूस हो रहा था, जैसे उसने रात भर कोई बहुत भारी मेहनत की हो। उसके हाथ कांप रहे थे, और जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वह चौंक गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो पहले कभी नहीं थे, और उसके बालों में कनपट्टी के पास एक दो सफेद बाल दिख रहे थे। 27 साल की उम्र में यह असामान्य था। विक्रांत ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा शायद यह थकान का असर है, लगातार ड्राइविंग और नींद की कमी का। पर अगले कुछ हफ्तों में उसे और भी अजीब चीजें महसूस होने लगी। उसका वजन कम होने लगा, हालांकि वह पहले जितना ही खाता था। उसे अक्सर चक्कर आने लगे, खासकर दोपहर की तेज धूप में। उसकी माँ ने कई बार टोका, बेटा डॉक्टर को दिखा ले, बहुत कमजोर दिख रहा है तू। पर विक्रांत को पता था कि यह किसी आम बीमारी का लक्षण नहीं है। हर पूर्णिमा के बाद वह थोड़ा और कमजोर हो जाता, थोड़ा और थका हुआ, जैसे मीरा के साथ बिताई हर रात उसमें से कुछ लेती जा रही हो, कुछ ऐसा जो वापस नहीं आता। और फिर भी अगली पूर्णिमा जब आती, विक्रांत खुद को रोक नहीं पाता। तीसरी मुलाकात के बाद विक्रांत ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और उसी बुजुर्ग की तलाश में बैतूल की उस चाय की दुकान पर वापस गया। बुजुर्ग उसे देखते ही पहचान गया, और उसका चेहरा चिंता से भर गया। तुम अभी भी जा रहे हो वहां? बुजुर्ग ने पूछा। उसकी आवाज में सच्चा डर था। विक्रांत ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं कहा। यही काफी था जवाब के लिए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, अपनी दुकान का दरवाजा बंद किया और विक्रांत को अंदर बुलाया। सुनो बेटा, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है। यक्षिणी सिर्फ साथी नहीं ढूंढती, वह जीवन शक्ति ढूंढती है। हर मुलाकात में वह तुमसे कुछ लेती है, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा। ये उसका श्राप है बेटा। जितना वह प्रेम करती है, उतना ही वह छीनती भी है। मेरे भतीजे के साथ यही हुआ था।
हर पूर्णिमा के बाद वह कमजोर होता गया, बूढ़ा दिखने लगा, जब तक कि एक दिन बुजुर्ग की आवाज टूट गई और उसने आगे कुछ नहीं कहा। पर विक्रांत समझ गया। तो मैं क्या करूं? विक्रांत ने पूछा। उसकी आवाज में सच्ची बेबसी थी। मैं उससे प्रेम करता हूं बाबा। मैं जानता हूं ये पागलपन है, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता। हर पूर्णिमा जब मैं वहां जाता हूं तो लगता है जैसे मैं आखिरकार पूरा महसूस करता हूं, जैसे मेरी जिंदगी में कुछ मायने रखता है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उसमें एक गहरी उदासी थी। यही तो उसका असली जादू है बेटा। वह तुम्हारे अकेलेपन में घर बना लेती है, तुम्हारी तन्हाई को अपना हथियार बना लेती है। जब तक तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम इस्तेमाल हो रहे हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या कोई रास्ता है, कोई बचने का उपाय? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ कहानियां हैं बहुत पुरानी जो हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे। कहते हैं अगर कोई यक्षिणी के असली बंधन की जगह को जान ले, अगर कोई उस श्राप की जड़ तक पहुंच जाए जिसने उसे बांधा है, तो शायद उसे मुक्त किया जा सकता है या रोका जा सकता है। पर यह बहुत खतरनाक रास्ता है बेटा। बहुत कम लोग इस राज तक पहुंच पाए हैं, और जो पहुंचे उनमें से ज्यादातर वापस नहीं लौटे। विक्रांत ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। मुझे बताओ बाबा, मुझे वह राज्य जानना है। बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो विक्रांत को समझ नहीं आया। डर या शायद कुछ और, कुछ जो उसने अब तक छुपा कर रखा था। तुम्हें उस पेड़ की जड़ों तक जाना होगा बेटा, बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा। पर सावधान रहना, जो कुछ तुम वहां पाओगे वह तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। बाहर बैतूल की सड़कों पर शाम ढलने लगी थी और आसमान में बहुत हल्के से चांद का एक धुंधला सा आकार दिखने लगा था, जो अगले कुछ दिनों में फिर से पूरा हो जाएगा। फिर से पूर्णिमा बनकर विक्रांत को उसी जंगल की तरफ बुलाएगा जहां मीरा का इंतजार और उसका असली भयानक राज दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग की चेतावनी के बाद विक्रांत कई रातों तक सो नहीं पाया। जो कुछ तुम वहां पाओगे वह तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। ये वाक्य उसके कानों में बार बार गूंजता रहा, पर हर बार जब उसने डर से पीछे हटने की सोची, उसकी नजर उस सूखे फूल पर पड़ जाती जो उसने अपनी अलमारी में संभाल कर रखा था, और उसका दिल फिर से उसी बेचैनी से भर जाता। अगली पूर्णिमा से 3 दिन पहले विक्रांत ने अपना फैसला कर लिया। वह पेड़ की जड़ों तक जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह जानना चाहता था कि आखिर मीरा का असली सच क्या है, और क्या वाकई कोई रास्ता है जिससे वह उसे बचा सके, या खुद को। उस रात विक्रांत ने अपने साथ एक टॉर्च रखी, कुछ माचिस और अपने दादा की पुरानी कुल्हाड़ी जो घर में बरसों से रखी थी। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी। उसने अपनी माँ से झूठ बोला कि वह डिलीवरी के लिए जा रहा है और ट्रक लेकर NH3 की तरफ निकल पड़ा। रात के 10 बजे बैतूल पार करते ही उसे वही जानी पहचानी नमी भरी हवा और मीठी खुशबू महसूस होने लगी। पर आज कुछ अलग भी था। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे जंगल खुद जानता हो कि आज कुछ अलग होने वाला है। विक्रांत ने ट्रक उसी मोड़ पर रोका, पर इस बार वह सीधा सागौन के पेड़ की तरफ नहीं गया। उसने जंगल के किनारे किनारे चलना शुरू किया, टॉर्च की रोशनी में पेड़ के इर्द गिर्द का इलाका ध्यान से देखते हुए। उसे पता था कि अगर मीरा ने उसे इस तरह देख लिया तो शायद वह अपने असली इरादे नहीं पूरा कर पाएगा। आधे घंटे की सावधान तलाश के बाद विक्रांत को कुछ मिला। पेड़ के पीछे घनी झाड़ियों के बीच जमीन में एक हल्का सा ढंसाव था, जैसे वहां कभी कुछ दफन किया गया हो। उसने झाड़ियां हटाई और उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का चबूतरा दिखा, जिस पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए थे, कुछ संस्कृत जैसे अक्षर, कुछ ऐसे प्रतीक जो विक्रांत ने पहले कभी नहीं देखे थे। चबूतरे के बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा था और उसमें मिट्टी और सूखे पत्तों के नीचे विक्रांत को एक पुरानी जंग लगी हुई तांबे की डिब्बी मिली। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने डिब्बी उठाई। वह भारी थी, उससे कहीं ज्यादा भारी जितनी उसके आकार से उम्मीद थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, जंगल में हवा अचानक रुक गई, हर पत्ता स्थिर हो गया और दूर कहीं से बहुत धीमी, बहुत डरावनी आवाज में एक गुर्राहट सुनाई दी। इंसान की नहीं, जानवर की भी नहीं, कुछ ऐसा जो दोनों के बीच का था। विक्रांत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से डिब्बी खोली। अंदर एक पुराना मुड़ा तुड़ा ताम्रपत्र था, जिस पर वही अजीब लिपि खुदी हुई थी जो चबूतरे पर थी। उसके साथ एक सूखी हुई काली पड़ चुकी माला भी थी, जिसके दानों में अजीब सी नक्काशी थी। हर दाना किसी छोटी खोपड़ी के आकार का था। तभी विक्रांत के पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रांत हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा। मीरा वहां खड़ी थी, पर आज वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा अभी भी खूबसूरत था, पर उसकी आंखों में अब कुछ ऐसा था जो विक्रांत ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ठंडा,
हिंसक चमक, जैसे किसी शिकारी जानवर की आंखें अपने शिकार को घूर रही हों। मीरा, मुझे बस समझना था, विक्रांत ने हकलाते हुए कहा, डिब्बी को अपनी पीठ के पीछे छुपाने की कोशिश करते हुए। मुझे पता करना था कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है। मीरा की आवाज बदल गई। अब उसमें वह मिठास नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो पत्थर जैसा ठंडा और तीखा था। तुमने वह चीज छुई जो तुम्हारी नहीं है विक्रांत। तुम्हें पता भी नहीं कि तुमने क्या जगा दिया है। जंगल में हवा फिर से चलने लगी, पर अब यह ठंडी काटती हुई हवा थी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और दूर से वह गुर्राहट फिर से सुनाई दी, इस बार ज्यादा करीब से। वह क्या है? विक्रांत ने डर से पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा की आंखों में पहली बार असली भय दिखा। यह ताम्रपत्र सिर्फ मेरा राज नहीं रखता विक्रांत, यह उस चीज को भी बांधे रखता है जिसने मुझे यहाँ कैद किया। जिस श्राप ने मुझे इंसान से यक्षिणी बनाया, वह किसी देवी के गुस्से से नहीं, बल्कि किसी और भी पुरानी, ज्यादा भूखी शक्ति से आया था। यह चबूतरा उस शक्ति की कैद है। तुमने उसे छूकर उसे कमजोर कर दिया है। जैसे ही मीरा की बात खत्म हुई, जमीन हिलने लगी। सागौन के पेड़ की जड़ों के बीच से धीरे धीरे एक काला धुआं सा उठने लगा, घना, गंधाता, जिसमें सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी लाशों जैसी बदबू थी। धुएं के बीच से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, लंबी, कुबड़ी, हाथ पैर असामान्य रूप से पतले और लंबे, चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा। विक्रांत का खून जम गया। भागो, मीरा चिल्लाई। उसकी आवाज में अब कोई ठंडक नहीं थी, बल्कि सच्ची दहशत थी। यह वह प्रेतात्मा है जिसने मुझे बांधा है विक्रांत। सदियों से यह इस जंगल के नीचे कैद है, इस चबूतरे की शक्ति से रोका गया है। अगर यह पूरी तरह मुक्त हो गई तो यह हम दोनों को खा जाएगी और फिर इस पूरे इलाके में तबाही मचाएगी। विक्रांत ने डिब्बी कसकर पकड़ ली। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। इसे वापस कैसे बांधे? मीरा उसके पास दौड़ी आई। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर और एक अजीब सी हताश उम्मीद थी। ताम्रपत्र पर लिखे मंत्र को पढ़ना होगा, इसी चबूतरे पर खड़े होकर, माला को हाथ में लेकर। पर यह बहुत खतरनाक है विक्रांत। यह मंत्र जीवन ऊर्जा मांगता है। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, उसे अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उस बंधन में देना होगा। काली आकृति अब पूरी तरह जंगल में उभर आई थी। उसकी ऊंचाई पेड़ों तक पहुंच रही थी और उसके अंधेरे चेहरे से दो लाल आंखें चमकने लगीं, सीधे विक्रांत की तरफ देखती हुई। विक्रांत के पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। उसने ताम्रपत्र निकाला, माला अपने गले में डाली और चबूतरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। मुझे बताओ मंत्र, मीरा, जल्दी। मीरा उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। विक्रांत, अगर तुमने यह मंत्र पढ़ा तो तुम्हारी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाएगा। शायद तुम इसके बाद कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। मुझे परवाह नहीं, विक्रांत ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ निश्चय था जो उसे खुद हैरान कर गया। अगर यह चीज मुक्त हो गई तो ये और भी लोगों को मारेगी। मुझे बताओ मीरा, जल्दी बताओ। काली आकृति अब उनकी तरफ बढ़ने लगी थी। उसके कदमों से जमीन कांप रही थी और उसकी गुर्राहट अब इतनी तेज थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। मीरा ने रूंधी हुई आवाज में वह प्राचीन मंत्र बोलना शुरू किया और विक्रांत ने हर शब्द को दोहराया, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी आवाज को उस गुर्राहट से भी ऊंचा उठाते हुए। जैसे जैसे मंत्र के शब्द हवा में गूंजते गए, विक्रांत को अपने शरीर से कुछ बहता हुआ महसूस हुआ। एक गर्मी, एक ऊर्जा जो उसकी नसों से निकलकर ताम्रपत्र में समाती जा रही थी। उसकी टांगें कमजोर पड़ने लगीं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, पर उसने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। काली आकृति चीखी, एक ऐसी चीख जो इंसानी कानों के लिए बहुत तेज थी, जिससे विक्रांत के कानों से खून बहने लगा। धीरे धीरे आकृति सिकुड़ने लगी, वापस उसी काले धुएं में बदलने लगी और जड़ों के अंदर वापस खींचने लगी। आखिरी शब्द बोलते ही विक्रांत के घुटने टूट गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। यह किसी बड़ी लड़ाई के बाद का थका देने वाला सन्नाटा था। मीरा तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गई, उसका सिर अपनी गोद में उठाया। विक्रांत, विक्रांत, मुझे देखो। विक्रांत की आंखें धुंधली हो गई थीं। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। जब उसने आईने जैसी किसी सतह में अपनी परछाई देखी, पास ही एक छोटे तालाब के पानी में, तो उसने खुद को पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाल अब आधे सफेद हो चुके थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं जो उसकी उम्र से 20 साल ज्यादा दिखाती थीं। उसका शरीर कमजोर, दुबला पतला हो गया था, जैसे किसी बीमारी ने उसे वर्षों तक निचोड़ा हो। मैंने क्या किया अपने साथ? विक्रांत फुसफुसाया। उसकी आवाज भी अब पहले से कमजोर सुनाई दे रही थी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये किसी भूली बिसरी आत्मा के आंसू नहीं थे। ये असली, सच्चे आंसू थे। तुमने मुझे बचाया विक्रांत। तुमने इस पूरे जंगल को
शायद पूरे इलाके को बचाया, पर तुमने अपनी आधी जिंदगी की कीमत चुका दी। विक्रांत ने कमजोर सी मुस्कान बिखेरी। उसकी उंगलियां मीरा के हाथ को छूती रहीं। अगर मैं तुम्हें बचा सका तो यह इसके लायक था। पर मीरा के चेहरे पर खुशी नहीं थी, उसकी आंखों में एक नया डर था, एक नई चिंता। विक्रांत, बंधन कमजोर हो गया है, टूटा नहीं। ये प्रेतात्मा वापस आएगी, शायद अगली पूर्णिमा को, शायद उससे भी पहले, और अगली बार ये और भी ताकतवर होकर आएगी। इस बार का मंत्र सिर्फ एक अस्थायी रोक था। जंगल की गहराइयों में सागौन के पेड़ की जड़ों के बीच कुछ अभी भी हल्के से हिल रहा था, सांस ले रहा था, इंतजार कर रहा था। और विक्रांत, जो अब आधा अपनी उम्र खो चुका था, जानता था कि उसकी असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। विक्रांत उस रात के बाद कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। घर पहुंचकर उसकी माँ ने जब उसे देखा तो उसकी चीख निकल गई। ये क्या हो गया तुझे बेटा? तेरे बाल, तेरा चेहरा, भगवान ये कैसे हुआ? विक्रांत ने कोई सच्चाई नहीं बताई। उसने बस इतना कहा कि रास्ते में उसे बहुत तेज बुखार आ गया था और शायद उसी की वजह से यह हालत हुई है। माँ उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई, पर डॉक्टर भी हैरान रह गया। खून की जांच में सब कुछ सामान्य था, कोई बीमारी नहीं, कोई कमी नहीं। फिर भी विक्रांत का शरीर 50 साल के आदमी जैसा दिखने लगा था, जबकि उसकी उम्र 27 थी। यह मेडिकल साइंस से बाहर की बात है, डॉक्टर ने हैरानी से कहा। मैं आपको किसी बड़े शहर के स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर सकता हूँ, पर सच कहूँ तो मुझे नहीं पता ये क्या है। विक्रांत जानता था कि कोई डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सकता। यह बीमारी नहीं थी, यह उस मंत्र की कीमत थी जो उसने चुकाई थी। 10 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद विक्रांत की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी। हालांकि उसका शरीर पहले जैसा कभी नहीं हो पाया। उसके बाल अब हमेशा के लिए आधे सफेद रह गए थे, उसकी आंखों के नीचे स्थायी काले घेरे बन गए थे, पर उसकी हिम्मत, उसका दिल अभी भी उतना ही मजबूत था जितना पहले था। रात को जब घर के सब लोग सो जाते, विक्रांत अक्सर खिड़की से बाहर चांद को देखता रहता। उसका आकार दिन ब दिन बढ़ता देखता और उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठती। मीरा के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंजते रहते, यह प्रेतात्मा वापस आएगी और अगली बार ये और भी ताकतवर होकर आएगी। उसे पता था कि अगली पूर्णिमा में सिर्फ 12 दिन बचे थे। 9वें दिन विक्रांत ने अपने पुराने दोस्त रघु को फोन किया, जो इंदौर में एक पुरानी किताबों की दुकान चलाता था और तंत्र मंत्र, प्राचीन ग्रंथों के बारे में गहरी जानकारी रखता था। रघु से मिलकर विक्रांत ने उसे वह ताम्रपत्र दिखाया जो उसने सागौन के पेड़ की जड़ों से निकाला था। रघु ने ताम्रपत्र को बहुत देर तक ध्यान से देखा, अपने चश्मे को ऊपर नीचे करते हुए, और उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। यह लिपि बहुत पुरानी है विक्रांत, ये किसी आम मंत्र की नहीं, बल्कि किसी बंधन विद्या की है, किसी शक्तिशाली आत्मा को बांधने के लिए इस्तेमाल होने वाली विद्या। यह कहाँ से मिला तुझे? विक्रांत ने आधा अधूरा सच बताया कि उसे एक जंगल में एक पुराना चबूतरा मिला, जहाँ कोई खतरनाक शक्ति कैद है और उसने उसे अस्थायी रूप से रोका है, पर वह वापस आ सकती है। रघु की आंखों में डर था। विक्रांत, अगर ये सच में वह चीज है जो मुझे लग रहा है, तो तुमने किसी बहुत पुरानी, बहुत खतरनाक बुरी शक्ति को छेड़ा है। इस तरह की आत्माएं अक्सर श्रापित होती हैं, किसी बहुत बड़े पाप, किसी बहुत बड़े विश्वासघात के बाद बनती हैं। इन्हें सिर्फ अस्थायी मंत्रों से नहीं रोका जा सकता, इन्हें पूरी तरह मुक्त करना पड़ता है, उनकी अधूरी इच्छा पूरी करके, या फिर उन्हें हमेशा के लिए नष्ट करना पड़ता है किसी बहुत शक्तिशाली विधि से। वह कैसे? रघु ने ताम्रपत्र को दोबारा गौर से देखा, अपनी उंगली से लिपि के आखिरी हिस्से को छूते हुए। यहाँ लिखा है, जब चांद अपने चरम पर हो और 2 दिल एक साथ धड़कें, तब बंधन या तो पूरी तरह टूटेगा या पूरी तरह मुक्त होगा। विक्रांत, इसका मतलब है कि अगली पूर्णिमा एक निर्णायक रात होगी। या तो वह आत्मा हमेशा के लिए बंध जाएगी या हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। और अगर वह आजाद हुई तो रघु ने वाक्य पूरा नहीं किया, पर उसकी आंखों में जो डर था वह काफी था। विक्रांत घर लौटा, उसके दिमाग में हजारों विचार घूम रहे थे। 12 दिन में उसे यह तय करना था कि वह इस लड़ाई के लिए तैयार है या नहीं, और अगर है तो वह इसकी क्या कीमत चुकाने को तैयार है। उन 12 दिनों में विक्रांत हर रात मीरा के सपने देखता, पर ये सपने अब सिर्फ प्रेम के नहीं थे, इनमें डर भी था, चेतावनी भी। एक रात के सपने में उसने मीरा को देखा, जंजीरों में जकड़ी हुई, उसके चारों तरफ वही काला धुआं घूमता हुआ, और मीरा की आवाज गूंज रही थी, विक्रांत, मुझे बचाओ या भागो यहाँ से हमेशा के लिए। दोनों में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। विक्रांत जानता था कि वह भाग नहीं सकता, उसने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा पहले ही दे दिया था। अब पीछे हटने का मतलब था कि वह सब कुछ बेकार गया। पूर्णिमा की रात विक्रांत ने अपनी माँ को गले लगाया, कुछ देर तक उसे कसकर पकड़े रहा, जैसे यह आखिरी मुलाकात हो सकती है। माँ ने कुछ पूछा नहीं, बस उसके सिर पर हाथ फेरा
जैसे माओ को हमेशा पता होता है जब उनका बच्चा किसी बड़े खतरे की तरफ जा रहा हो। रात के 9 बजे विक्रांत अपने ट्रक में बैठा, उस ताम्रपत्र और माला को साथ लेकर और NH3 की तरफ बढ़ चला। इस बार उसके दिल में डर था, पर साथ ही एक अजीब सी शांति भी, जैसे उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। जंगल में पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि आज कुछ बहुत अलग है। हवा में वह मीठी खुशबू नहीं थी, बल्कि एक तीखी जलती हुई गंध थी। पेड़ों की पत्तियां काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें आग से झुलसाया हो। जमीन पर सागौन के पेड़ के आसपास गहरे काले धब्बे फैले हुए थे, जैसे कोई बहुत बुरी चीज वहां रेंगती रही हो। मीरा उस पेड़ के नीचे खड़ी थी, पर आज उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों के नीचे भी काले घेरे थे, जैसे उसने भी पिछले 12 दिनों में बहुत कुछ झेला हो। तुम आ गए? मीरा ने कहा। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मुझे उम्मीद थी कि तुम नहीं आओगे। मुझे उम्मीद थी कि तुम दूर भाग जाओगे, अपनी बची हुई जिंदगी बचा लोगे। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था, विक्रांत ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। आज रात ये खत्म होगा, हमेशा के लिए, मीरा। तभी जमीन जोर से कांपने लगी। सागौन के पेड़ की जड़ों से वही काला धुआं फिर से उठने लगा, पर आज यह पहले से कहीं ज्यादा घना, ज्यादा विशाल था। धुएं के बीच से वह प्रेतात्मा फिर से उभरी। इस बार उसका आकार पहले से 2 गुना था। उसके अंधेरे शरीर से चिंगारियां निकल रही थीं और उसकी लाल आंखें और भी तेजी से जल रही थीं। वापस आ गई हूं, एक भयानक गूंजती हुई आवाज जंगल में फैल गई, जो न इंसानी थी न जानवर की, शायद उन दोनों से परे किसी दुनिया की। इस बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, छोटे इंसान। विक्रांत ने ताम्रपत्र निकाला, माला अपने गले में डाली और चबूतरे की तरफ बढ़ा। पर इस बार जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, प्रेतात्मा का एक लंबा काला हाथ हवा में लहराया और विक्रांत को उठाकर दूर फेंक दिया, जैसे वह किसी कागज के टुकड़े से ज्यादा वजन न रखता हो। विक्रांत जमीन पर गिरा, दर्द से कराह उठा। उसकी पसलियों में तेज दर्द हुआ। उसने किसी तरह खुद को उठाया, अपनी धुंधली होती नजरों से देखा कि मीरा उस प्रेतात्मा के सामने खड़ी होकर उसे रोकने की कोशिश कर रही है, अपनी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए। पर प्रेतात्मा उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। रघु ने बताया था, विक्रांत ने हांफते हुए खुद से कहा, ताम्रपत्र को कसकर पकड़ते हुए जब चांद अपने चरम पर हो और 2 दिल एक साथ धड़के। उसे समझ आ गया कि यह मंत्र सिर्फ उसकी आवाज से पूरा नहीं होगा। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, दर्द से कराहते हुए उठा और मीरा की तरफ दौड़ा। मीरा, मेरा हाथ पकड़ो अभी। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, पर उसने बिना कुछ पूछे विक्रांत का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उनके हाथ जुड़े, विक्रांत के पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। मीरा की सदियों पुरानी शक्ति और विक्रांत की इंसानी इच्छा शक्ति दोनों एक साथ मिल गईं। अब पढ़ो मंत्र मेरे साथ, विक्रांत चिल्लाया। दोनों ने एक साथ एक ही आवाज में वह प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाजें आपस में गूंजती गईं, चांदनी में गूंजती गईं। प्रेतात्मा ने भयानक चीख मारी। उसका शरीर कांपने लगा, तड़पने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर से खींच रही हो। चांद अब बिल्कुल सिर के ऊपर था, अपने पूरे आकार में अपनी पूरी रोशनी बिखेरता हुआ। विक्रांत और मीरा के हाथ जुड़े रहे, उनकी आवाजें एक साथ गूंजती रहीं और धीरे धीरे प्रेतात्मा का विशाल शरीर सिकुड़ने लगा, चीखता हुआ, तड़पता हुआ, वापस उन्हीं जड़ों की तरफ खिंचता हुआ जहां से वह निकली थी। आखिरी शब्द के साथ एक तेज रोशनी फैली, इतनी तेज कि विक्रांत की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं, जंगल में पूरी तरह सन्नाटा था। प्रेतात्मा जा चुकी थी, चबूतरे पर एक नई दरार पड़ चुकी थी और उसमें से हल्की सी रोशनी रिस रही थी, जैसे कोई पुराना घाव आखिरकार भर रहा हो। विक्रांत जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह थका हुआ, पूरी तरह खाली। मीरा उसके पास दौड़ी, उसे अपनी बाहों में संभाला, पर इस बार उसके चेहरे पर कुछ अलग था। एक हल्की सी चमक, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ आखिरकार उसके कंधों से उतर गया हो। विक्रांत, मीरा फुसफुसाई। उसकी आंखों में आंसू और हैरानी दोनों थे। बंधन टूट गया, मैं आजाद हूं। विक्रांत ने कमजोरी से मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस हो रही थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। यह अच्छी बात है मीरा। पर मीरा के चेहरे पर अचानक डर छा गया जब उसने विक्रांत की हालत देखी। उसकी त्वचा और पीली पड़ती जा रही थी, उसकी आंखें धुंधली होती जा रही थीं। विक्रांत मेरी तरफ देखो। मुझे नहीं पता मीरा, विक्रांत ने बहुत धीमी आवाज में कहा। यह मंत्र शायद इसने मुझसे और भी ज्यादा ले लिया इस बार। चांदनी में सागौन के उसी पुराने पेड़ के नीचे मीरा ने विक्रांत को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और जंगल की गहराइयों में एक नई खामोशी छा गई। एक ऐसी खामोशी जो न जीत की थी, न हार की, बल्कि उस अनिश्चितता की थी जो हर बड़ी कीमत के बाद आती है।
जंगल में चांदनी अब भी उतनी ही तेज थी, पर विक्रांत की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। मीरा ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था, उसका सिर अपनी गोद में टिकाए हुए। उसके गालों पर बहते आंसू विक्रांत के माथे पर गिर रहे थे। विक्रांत, मुझसे बात करो, अपनी आंखें बंद मत करो प्लीज। विक्रांत की सांसें बहुत उथली हो चुकी थीं। उसके शरीर में जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बची थी वह भी अब उस मंत्र के आखिरी हिस्से में खर्च हो चुकी थी। उसने कमजोरी से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। मीरा का धुंधला सा चेहरा देखा, वह चेहरा जिसके लिए उसने अपनी आधी जिंदगी दे दी थी और अब शायद बाकी बची आधी भी दे रहा था। मीरा, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम आजाद हो गई, यही काफी है। नहीं, मीरा चीख पड़ी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जंगल के पत्ते तक कांप उठे। यह काफी नहीं है विक्रांत, मैंने सदियों तक इस पेड़ के नीचे अकेले इंतजार किया, ये सोचकर कि शायद कभी कोई सच्चा प्रेम मिलेगा, कोई ऐसा जो मुझे धोखा नहीं देगा। और अब जब मुझे वह प्रेम मिला है तो मैं उसे इस तरह खोने नहीं दूंगी। उसने अपनी हथेली विक्रांत की छाती पर रखी, ठीक उसके दिल के ऊपर, और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ हिलने लगे, बहुत धीमी आवाज में, किसी और ही भाषा में, कोई बहुत पुराना, बहुत गहरा मंत्र जो शायद उसने सदियों में कभी इस्तेमाल नहीं किया था। विक्रांत को अपनी छाती में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई चीज उसके अंदर वापस बह रही हो, जैसे कोई टूटा हुआ धागा फिर से जुड़ रहा हो। दर्द भयानक था, इतना कि उसे चीखने का मन हुआ, पर उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उसकी नजरों के आगे अंधेरा छाने लगा और आखिरी चीज जो उसे याद रही वह मीरा की आवाज थी, बहुत दूर से आती हुई, अपने साथ मेरा एक हिस्सा ले जाओ विक्रांत, जो मैंने सदियों में जमा की वह ऊर्जा अब तुम्हारी है। फिर सब कुछ काला हो गया। जब विक्रांत की आंख खुली, सुबह की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह अपने ट्रक की सीट पर था, ठीक वैसे ही जैसे पहली और दूसरी मुलाकात के बाद हुआ था। उसने घबराकर अपने हाथ देखे, अपना चेहरा टटोला और साइड मिरर में अपनी शक्ल देखी। वह चौंक गया, उसके चेहरे की झुर्रियां कम हो गई थीं। उसके बाल अभी भी आधे सफेद थे, पर उसकी त्वचा में वह जान वापस आ गई थी जो पिछले कुछ हफ्तों में गायब हो चुकी थी। वह पूरी तरह ठीक नहीं था। उसकी उम्र का वह हिस्सा जो पहली 2 मुलाकातों में गया था वह वापस नहीं आया, पर वह जिंदा था और उसका शरीर अब उतना कमजोर नहीं था जितना कल रात था। विक्रांत ने चारों तरफ देखा। जंगल पहले जैसा ही शांत था, पर उसमें अब वह डरावनी भारीपन नहीं थी जो पिछली कई मुलाकातों में महसूस होती थी। पंछी चहचहा रहे थे, सुबह की ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट थी। यह एक सामान्य जीता जागता जंगल लग रहा था, किसी श्राप के बोझ से मुक्त। वह ट्रक से उतरा, लड़खड़ाते कदमों से उसी सागौन के पेड़ की तरफ बढ़ा। पेड़ अभी भी वहीं खड़ा था, विशाल और पुराना, पर उसकी जड़ों के पास वह चबूतरा पूरी तरह टूट चुका था, बिखरा हुआ, जैसे किसी बहुत पुरानी कैद का आखिरी निशान भी मिट गया हो। मीरा वहां नहीं थी। विक्रांत का दिल डूब गया। उसने चारों तरफ देखा, जंगल में आवाज लगाई, मीरा, मीरा कहाँ हो तुम? पर सिर्फ पंछियों की आवाजें जवाब में आई। वह पेड़ के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मीरा उसे बचाने की कीमत के तौर पर हमेशा के लिए चली गई थी? क्या उसने अपनी बची हुई शक्ति पूरी तरह विक्रांत को देकर खुद को मिटा दिया था? तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर पड़ी। वहां छाल में हल्के से खुदे हुए कुछ शब्द लिखे थे, ताजे, जैसे अभी अभी किसी ने उकेरे हों। मैं यहीं हूं विक्रांत, हर हवा में, हर पत्ते की सरसराहट में, हर उस चांदनी में जो इस जंगल पर पड़ती है। मैं अब कैद नहीं हूं, पर मैं अब पूरी तरह इंसान भी नहीं बन सकती। ये मेरी नियति है, पर तुम्हारे साथ बिताया हर पल सच्चा था विक्रांत। तुमने मुझे वह प्रेम दिया जो मैंने सदियों तक ढूंढा। अब मैं इस जंगल की रखवाली करूंगी, ताकि यहाँ से गुजरने वाला कोई और मुसाफिर उस अंधेरे का शिकार न बने जिसका मैं कभी हिस्सा थी। जब भी पूर्णिमा की रात हो, आसमान में सबसे चमकीले तारे को देख लेना, वह मैं हूंगी, तुम्हें देख रही, तुम्हें याद कर रही। ज्यो विक्रांत पवार, अपनी बची हुई जिंदगी पूरी शिद्दत से ज्यो, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। विक्रांत की उंगलियां उन शब्दों पर फिरती रहीं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, पर ये सिर्फ दुख के आंसू नहीं थे, इनमें एक अजीब सी शांति भी घुली थी, एक स्वीकृति। वह बहुत देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा, सूरज की किरणों को जंगल में फैलते देखता रहा, अपनी जिंदगी के उन महीनों को याद करता रहा जिन्होंने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। फिर धीरे धीरे वह उठा, अपने ट्रक की तरफ बढ़ा और आखिरी बार पीछे मुड़कर उस सागौन के पेड़ को देखा। हवा का एक हल्का सा झोंका आया, पेड़ के पत्तों को हिलाता हुआ, और उस झोंके में विक्रांत को एक बहुत ही धीमी, बहुत ही प्यारी सी आवाज सुनाई दी, अलविदा नहीं विक्रांत, सिर्फ फिर मिलेंगे किसी और चांदनी में, किसी और जन्म में। विक्रांत मुस्कुराया, अपनी आंखें पोंछी और ट्रक में बैठ गया। उस दिन के बाद विक्रांत का जीवन बहुत बदल गया। वह इंदौर लौटा,
अपनी माँ के पास और धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से बनाने लगा। उसने ट्रक चलाना जारी रखा, पर अब उसने अपना खुद का ट्रक भी खरीद लिया। वह सपना जो उसने सालों पहले देखा था। लोग अक्सर उससे पूछते कि उसके बाल इतनी कम उम्र में सफेद कैसे हो गए, और वह बस मुस्कुराकर टाल देता, बड़ी लंबी कहानी है। पर हर पूर्णिमा की रात जब भी उसका रास्ता उस पुराने NH3 से गुजरता, विक्रांत अपना ट्रक धीमा कर देता, जंगल की तरफ देखता और आसमान में सबसे चमकीले तारे को ढूंढता। और हर बार उसे यकीन होता कि वह तारा उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा चमकता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, याद कर रहा हो। गांव वालों के बीच अब भी उस जंगल की कहानियां चलती हैं, पर अब वे कहानियां डर की नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति की है। ड्राइवर लोग कहते हैं कि उस सागौन के पेड़ के पास से गुजरते वक्त उन्हें कभी डर नहीं लगता, बल्कि एक अजीब सी हिफाजत का एहसास होता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखा रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात अगर ध्यान से सुनो तो जंगल से एक बहुत धीमी, बहुत मीठी गुनगुनाहट सुनाई देती है, किसी पुराने प्रेम गीत की तरह जो कभी खत्म नहीं होता। विक्रांत पवार आज भी उसी रास्ते पर ट्रक चलाता है, अपनी कहानी को अपने सीने में संभाले हुए, यह जानते हुए कि सच्चा प्रेम कभी सिर्फ खुशियां नहीं देता। कई बार वह बहुत बड़ी कीमत भी मांगता है और फिर भी उसे जीने का हौसला देता है। और शायद यही सबसे बड़ा सच है इस कहानी का, कि कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, फिर भी अधूरी नहीं रहती, वे बदल जाती हैं, एक चांदनी रात के तारे में, एक जंगल की हिफाजत में, एक याद में जो कभी धुंधली नहीं पड़ती। आज भी जब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाले ट्रक ड्राइवर NH3 के उस सुनसान पट्टे से गुजरते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पेड़ों के बीच एक साया दिखता है, सफेद साड़ी में, चांदनी में नहाया हुआ, हाथ हिलाता हुआ, जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। कोई नहीं जानता कि यह सच है या सिर्फ एक कहानी, एक किंवदंती जो हाईवे के ढाबों पर रात को सुनाई जाती है। पर जो लोग इस कहानी को जानते हैं, वे कभी उस रास्ते से डर कर नहीं गुजरते। वे उस पेड़ को देखकर हल्के से सिर झुकाते हैं, जैसे किसी पुरानी भूली बिसरी मोहब्बत को सलाम कर रहे हों। एक ऐसी मोहब्बत जिसने एक इंसान को बचाया, एक आत्मा को आजाद किया और एक जंगल को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर विक्रांत और मीरा की यह अधूरी सी अमर प्रेम कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। ऐसी ही रहस्यमयी, रूह कंपा देने वाली और दिल को छू जाने वाली कहानियां हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता है डार्क लीजेंड। अगर आप ऐसी सच्ची लगने वाली, डरावनी और भावनाओं से भरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और गहरी, दिलचस्प कहानियां आप तक लाते रहें, और कमेंट में जरूर बताइए अगर आपके आसपास, आपके शहर, आपके गांव में भी कोई ऐसी ही रहस्यमयी कहानी घटी हो, कोई ऐसा किस्सा जो आज तक आपके दिल में दबा हो, तो उसे हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। शायद अगली कहानी आपकी ही सुनाई हुई हो। तब तक के लिए अंधेरे से डरिए मत, बल्कि उसकी कहानियों को सुनते रहिए, सिर्फ यहाँ डार्क लीजेंड पर।